बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। और खैरियत से क्यों ना हो, इस वक्त पूरी कौम जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है, और खुश है कल की जीत की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान की भारत को एक तारीख़ी शिकस्त होना पाकिस्तान की तरफ से, मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है। पूरी कौम जो है वो इस वक्त खुश है। वो पाकिस्तान में जितने लोग हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं, इस वक्त जश्न का समय। और ऐसे मौके जो हैं बहुत कम आते हैं जब पूरी कौम और सारी सियासी जमातें एक पेज पे होती हैं, क्योंकि वो हुकूमत की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से, सब की जानिब से जो पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी को सराहा जा रहा है, उनको मुबारकबादें दी जा रही हैं। तो ये एक बड़ा एक अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इसी तरह खुश रखे और सबको मुत्तहिद रखे। भारत के जो ख्वाब थे वो सारे चकनाचूर हो चुके हैं, वो मिट्टी में मिल चुके हैं, और पाकिस्तानी टीम, और वो सब कुछ मुमकिन हुआ है एक अच्छी मेहनत की वजह से, क्योंकि पाकिस्तानियों ने बहुत ही एक एतमाद के साथ और बड़े एक कॉन्फिडेंस के साथ, बड़ी हार्ड वर्किंग के साथ जो है वो कल का मैच खेला है। हम इस हवाले से बात करेंगे, मगर इन सारी चीज़ों के, इन सारी खुशियों के पीछे जो असल मसाइल हैं वो ना कहीं छुप जाएं, उनको भी ज़रूर हमने हाईलाइट करना है। आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मसला बन चुका है पाकिस्तानी क़ौम का, वो है महंगाई का मसला। तो हम बात करेंगे आज महंगाई के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक तजज़ियाकार, एक सियासतदान, एक्सपर्ट, जनाब हाजी चंद ज़ेब साहब। आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। तबीयत ठीक है? अल्लाह पाक का बड़ा एहसान। आपको भी मुबारक हो पाकिस्तान की जीत की। खैर मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक। एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं हम लोग, वक्फे से वापस आते हैं तो जो हमारा असल मुद्दा है महंगाई का, उस पर बात कर रहे हैं। कहीं मत जाइए, जब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफे में हम बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब हाजी चंद ज़ेब साहब। हाजी साहब, ये महंगाई के हवाले से जो एक राय है माहिरीन की, बल्कि ऐसा कहा जाए कि जो अदाद शुमार को सामने रखते हुए जो राय, वो ये है कि एक आम आदमी जो है वो अपनी आमदन का निस्फ से ज़्यादा हिस्सा जो है वो खाने पीने में खर्च कर रहा है। तो अब जो उसकी आमदन का निस्फ है, उसमें उसकी रहाइश, उसके बच्चों की तालीम और इलाज मुआलजे के अखराजात, ये किस तरह मुमकिन है? हम इस वक्त किस जगह पे आन पहुँचे हैं? ज़रा इस हवाले से अपनी राय जो है उससे आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद सलाम आक़ाए दो जहां और उसकी आल औलाद पर। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के तवस्सुफ़ से और आपके प्रोग्राम के तवस्सुफ़ से शाकीन क्रिकेट पूरी दुनिया के जो क्रिकेट के लवर हैं उनके लिए, और ख़ुसूसन अहले वतन के लिए, और पाकिस्तान की जो आवाम है, कल की जो पाकिस्तान की क्रिकेट की जीत है, तारीख़ी जीत है। इससे पहले कभी हम वर्ल्ड कप के किसी भी फोरम के ऊपर जो है वो इंडिया से नहीं जीते, मगर कल जिस तरह अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की टीम की जो कामयाबी है, मैं समझता हूँ कि उसने किसी हद तक जो एक वो मायूसी का माहौल रहा, आप उसे महंगाई कह लें या जो भी चीज़ें हैं, मगर कल की जो खुशी है, और एक उसमें मैं इजाफा करता चलूँ कि दो तीन दिन से जिस तरह हिंदुस्तान का मीडिया जो है वो बड़े तकब्बुर के साथ जो है वो बातें कर रहा था, और पाकिस्तानी टीम जो है वो रैंकिंग में किसी जगह पे नहीं आ रही थी, मगर उसके बावजूद भी कल बाबर आजम और पूरी टीम ने जो है बड़ी बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा हुआ पहले, और उसके बाद बड़ी अच्छी बैटिंग का, ओपनिंग ने ही जो है वो स्कोर जो है वो चेस किया। तो मेरी तरफ से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अहले वतन को कल की जीत मुबारक हो। अब आ जाते हैं, आपने जो सवाल किया महंगाई का, इसमें कोई शक नहीं है
कि जब ये हुकूमत आई थी तो उस वक्त तकरीबन पाकिस्तान के ऊपर 32 अरब रुपए का कर्ज़ा था, 32 अरब डॉलर का, और आज ये 3 सालों में 49 अरब डॉलर जो है वो कर्ज़ा पाकिस्तान के ऊपर। इस वक्त हर पैदा होने वाला जो बच्चा है पाकिस्तानी वो 1,90,000 रुपये का मकरूज़ है, और गुज़श्ता 15 से 20 दिनों में जो है वो 15% महंगाई में इजाफ़ा हुआ है। इस वक्त एक आम आदमी जिसकी तो छत अपनी है उसके लिए शायद मसाइल हों, मगर इतने मसाइल ना हों। जो एक आम आदमी जो किराए के मकान पर रहता है, आप यकीन करें कि उसकी सैलरी किराए, बिजली का बिल, गैस का बिल और पानी का जो बिल है, इसमें ही उसकी सैलरी पूरी हो जाती है। और फिर उससे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इस दफ़ा बजट के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 10% जो है वो सैलरी में जो है वो इजाफ़ा किया है, पेंशन्स में इजाफ़ा नहीं हुआ। तो इसकी वजह से भी वो लोग जो पेंशनर्स हैं वो उसके ऊपर उनका घर चलता है, या एक आम आदमी जो है जिसकी 18,000 20-22,000 रुपये तनख्वाह है, मतलब मेरे जैसा आदमी जो है वो आज जब गाड़ी ड्राइव करता है तो पेट्रोल की सुई के ऊपर कभी नज़र नहीं थी, मगर आज वो नज़र रखनी पड़ती है कि जो सफ़र मैं कराची से लाहौर 12,000 में करता था, वो सफ़र जो है आज 18,000 रुपये में हो रहा है। तो सिर्फ आपका सफ़र नहीं, हर एक सब्जी से लेके फल, रोटी, मतलब चने की दाल, कोई चीज़ का नाम ले लें, हर चीज़ की कीमतों में फ़र्क पड़ता है जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन के जो सारे अखराजात हैं वो इन दी एंड जो है आवाम को पे करने पड़ रहे होते हैं। खैर, मुझे ये बताएं कि हुकूमत जो है वो इस महंगाई पे कुछ काबू करने की मतलब कोशिश तो कर रही है अपनी तरफ से, वो इस पर कामयाब नहीं हो रहे, वो एक अलग बात है। आपको लगता है कि ये आने वाले दिनों में कामयाब हो सकेंगे महंगाई पे काबू पाने के हवाले से? देखिए, हमारी ख्वाहिश तो है, अल्लाह तबारक व तआला, देखिए हुकूमत किसी की भी हो, एक जमहूरी सोच जो होती है वो हमेशा पहले रियासत को तरजीह देती है, उसके बाद अपनी सियासत को तरजीह देती है। और हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश है कि अल्लाह तबारक व तआला इस हुकूमत के मामलात जो हैं वो ठीक करे, मगर वो ठीक कैसे होंगे? यही इमरान खान साहब थे, ये कहते थे मेरे पास 200 आदमियों की टीम है और इक़्तिसादी तौर के ऊपर जो है वो हम पाकिस्तान को ठीक करेंगे। मगर उसके बाद इस वक्त आप देख लें कि डॉलर जो है वो जिस रफ्तार के साथ पाकिस्तान की जो अपना रुपया है वो डी वैल्यू होता जा रहा है, उसके असरात जो हैं वो आप जो IMF के, वर्ल्ड बैंक के जो कर्ज़े देने हैं उसके ऊपर असर पड़ रहा है। जब वो डॉलर का मतलब रेट जो है पाकिस्तानी उस रुपए में बढ़ रहा है तो उसका असर ऑलरेडी महंगाई पे भी हो रहा है। आप इस वक्त बदकिस्मती ये कह लें कि इन्होंने तजुर्बे बहुत किए, मतलब हफीज शेख को ले आए और मतलब बहुत सारे ऐसे लोग जो IMF के मुलाजिम रहे हैं उनको यहाँ पर जो है वजारत ख़जाना की ज़िम्मेदारियाँ दी गई। यही शौकत अजीज़ हैं, 1 साल पहले वो कह रहे थे कि जी मुल्क जो है ये दिवालिया हो जाएगा, आज वही शौकत अजीज़ जो है उनको ज़िम्मेदारी दी गई और उसके ऊपर जो है आपके ज़िम्मेदार जो इस वक्त हुकूमत के बैठे हुए हैं उनका हाल ये कि उनको इकॉनमी का नहीं पता है, उनको महंगाई के मामलात हैं। मतलब कोशिश तो करनी चाहिए और उस कोशिश के अंदर अपोजिशन जो है, देखें हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हुकूमत अच्छे तरीके से चले, अपोजिशन उनके साथ है, मगर यहाँ बदकिस्मती ये है कि वो ना अपोजिशन को साथ लेके चले और ना अपनी पोजीशन बना सके। बिल्कुल सही, और अपोजिशन भी कभी कंधा मिला के साथ खड़े होने का उन्होंने सोचा भी नहीं, उन्होंने हर चीज़ को नामंजूर ही कहना होता है अपोजिशन ने भी। ये भी हमारा एक मसला है जो हमेशा से चलता है अपोजिशन और हुकूमत के हवाले से। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं और इसी हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और हाजी चंदज़ेब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। महंगाई के मौजू पे इनसे बात हो रही है। हाजी साहब, वक्फे में आपने मुझे डरा दिया, पता है आप हाजी साहब वक्फे में मुझे ये कह रहे थे कि अभी आने वाले कुछ दिनों में और महंगाई होने वाली है। नहीं, क्या ये बात सच है? वो ऐसे सच है ना कि आवाज़, दो चीज़ें आप ज़रा देख लें।
एक तो एटीएफ से जो है वो आपका मामलात जो हैं, आपने 27 में से 26 चीज़ों को कवर करने के बावजूद भी अभी तक आपको उन्होंने लिस्ट में रखा हुआ है। उसके बाद अभी जो आपके आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात हुए तो वो नाकाम हुए बकौल आईएमएफ की न्यूज़ के मुताबिक। अब आईएमएफ के साथ जो दूसरा आपका सेशन अभी होने जा रहा है उसमें आईएमएफ की तरफ से आपकी बिजली, गैस और पेट्रोल के ऊपर जो है ये मज़ीद इसमें इजाफा होगा। इसके बगैर आप आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का कर्जा नहीं दे पा रहे हैं। आप जितना मतलब इस वक्त मुल्क की जो आमदन है उसका तकरीबन 70% जो है, ये तारीख़ में पहली दफ़ा हो रहा है कि 70% जो है वो आपके कर्ज़ों में अदायगी हो रही है। तो कर्जे तो उतर रहे हैं, ये इसका एक प्लस पॉइंट नहीं। कर्जे कैसे उतर रहे हैं? कर्जे आपके तो 32 अरब डॉलर से 49 अरब डॉलर हो। पिछली हुकूमतों ने भी कर्जे उतारे हैं, अब इस तरह देते नहीं पिछली आप देखें ना कि लास्ट जो आप तो माशाल्लाह उन पार्टियों में भी थे, अब जानते नहीं अंदर के माहौल सारे। मुस्लिम लीग नवाज की जो गवर्नमेंट थी उस वक्त जो थे वो 32 अरब डॉलर कर्जा था। इन 3 सालों में 32 अरब से हम 49 अरब पे आ गए हैं, मतलब 50 के करीब है। जब इन कर्ज़ों की अदायगी आपने करनी है और डॉलर का रेट जो है वो बढ़ना है, पैसा आपका जो है, रुपया जो है वो डिवैल्यू होता जा रहा है, तो अदायगी तो आपने डॉलर्स में करनी है ना, उसकी ख़रीदारी तो आपने अपने रुपए में करनी है। जो आप ख़रीदारी कर रहे हैं वो आपके बस से बाहर निकलती जा रही है। उसका असर जो है वो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर आ रहा है कि आप वहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की और बैनुल-अक़वामी इदारों से, जहाँ से देखें ना, आपने सऊदीया से थोड़ा सा रिलीफ ले लिया है, चाइना से थोड़ा सा रिलीफ ले लिया, कोई कहाँ से आपको 1 अरब मिल गया, कुछ कहाँ से 2 अरब मिल गया। आपने उन चीज़ों के ऊपर अभी भी जो है वज़ीर आज़म का जो दौरा है उसका एक मेन मकसद तो ये है कि वो सऊदीया से थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए पेट्रोल की मद में आपको। मगर अगर सऊदीया आपकी हेल्प नहीं करता, और अच्छा हेल्प सारी ज़िंदगी इसी के ऊपर हम गुजारा करते रहें कि हम कभी आईएमएफ की तरफ देखें, कभी वर्ल्ड बैंक की तरफ देखें, कभी अपने दोस्त चाइना की तरफ देखें, कभी सऊदीया की तरफ देखें, नहीं, यहाँ पर जो आप करप्शन है उसके ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सके हैं, यहाँ जो महंगाई है उसके ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सके हैं, यहाँ जो आपका तर्ज हुकूमत है वो आप बेहतर नहीं कर सके हैं। आपके राइट लेफ्ट जो लोग बैठे हुए हैं, इन 3 सालों में एक आदमी मुझे बता दें कि जो नैब ने जिसको सज़ा दी हो, आज नैब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आप देखें कि वो खुर्शीद शाह साहब को जो है उन्होंने बेल आउट किया है कि भाई एक आदमी को आपने 2 साल से जेल में रखा हुआ है, इसके ऊपर साबित आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ना आप कानून की बालादस्ती आपके यहाँ आ रही है, ना आपका महंगाई को कंट्रोल करने में आपके राइट लेफ्ट जो लोग बैठे जिनके ऊपर आटा, चीनी, हर चीज़ का ब्लेम आया, बकौल आपने खुद उनकी इंक्वायरियाँ करवाई, किसी आदमी को सज़ा नहीं दी। या मादर पिदर आज़ाद सारी चीज़ें चल रही हैं, तो हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है। आपको अच्छा, कैसे देखें, जब आपको पता है कि यहाँ पे ये जुर्म हुआ है, करप्शन हुई हुई है, जब आप उसे साबित करने की तरफ जाते हैं तो कागज़ों में आपके पास उसे साबित करने को कुछ नहीं है। तो यही हमारे सियासी कायदीन इस वक्त जो हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं और जिनको महंगाई और इस वक्त आवाम के दुख का, आवाम के दर्द का बहुत ख्याल है, इस वक्त जब वो अपोजिशन में है, यही जब हुकूमत में आएंगे तो इन पे वो सारा ख्याल, सारा दुख, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अवाम बेचारी तो इसी तरह रोती पीटती रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट एक वाहिद गवर्नमेंट रही है तो जिनके ऊपर कोई केस नहीं है करप्शन का। नहीं साबित है। हाँ, वही तो मैं बात कर रहा हूँ। देखें, यहाँ पे 2 लोग हैं, मैं एक बात बताता हूँ। वैसे ये 2 लोग हैं हम लोग। मैं अपना आपका फोन जो है ना वो यहाँ से गायब हो गया। मैं अपना जुमला मुकम्मल कर देता हूँ। हुकूमत आई किस बुनियाद पर आई थी? साफ चली, शफाफ चली, हम एहतसाब करेंगे, हम करप्शन को ख़त्म करेंगे। इस वक्त करप्शन 15% बढ़ गई है आपकी मुल्क के अंदर पिछले 3 सालों में।
जहां पर 1 रुपए की करप्शन होती थी वहां पर आपकी 2 रुपए की करप्शन हो रही है, जहां 2 की थी वहां 4 की हो रही है। करप्शन के ऊपर आपका नारा नाकाम हो गया। दूसरा ये हमारे पास इक्तिसादी मारीन है, हम मुल्क को बेहतर अंदाज में लेके चलेंगे। आपके 200 इक्तिसादी मारीन जो है वो अभी तक उनमें से एक भी आदमी पास नहीं हुआ, 200 के 200 ही जो है वो नील बटा नील फेल हो गए हैं। अब मुआवजा करें, अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में वाहिद एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 50% जो है वो तनख्वाहों में इजाफा किया था। ये तारीखी इजाफा था मोहतरमा। सरकारी मुलाजिमों के ना जी, तो सरकारी मुलाजिमत दी किनको हुई है सर, ये भी तो देखें पूरे सिंध में किन लोगों के पास है। देख लेना या तो फिर आप सवाल देखें, हमारा जो दौर रहा है, हम अपने दौर की बात कर रहे हैं। गो कि ये नहीं है कि वहाँ उस वक़्त दूध और शहद की नहरें बहती थी, मगर एक आम आदमी की तनख्वाह और उसके अखराजात को बैलेंस करके चला जा रहा था। ये पिछले 3 साल से बजट दे रहे हैं, उस बजट के अंदर एक आम आदमी को रिलीफ नहीं। यार एक आदमी को आप 20,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, 20,000 के अंदर मुझे बजट बना के कोई आदमी दिखा दे। इस वक्त बिजली का कम से कम बिल, एक कमरे का जो आदमी है जिसके अंदर एक पंखा चल रहा है, वो भी 2 से 2,500 रुपया उसका बिजली का बिल आ रहा है। इस वक्त ना आप बिजली के ऊपर कंट्रोल कर सकें, ना आप पेट्रोल के ऊपर कंट्रोल कर सकें, ये महंगाई है। अच्छा चले, अगर आप बैनुल-अक़वामी तौर पर बहुत सारी चीज़ों में आप उलझे रहे, आप अफ़गानिस्तान के मामलात रहे, आपके बैनुल-अक़वामी मामलात रहे, पाकिस्तान के ऊपर बड़ा प्रेशर रहा अफ़गानिस्तान के मामलात को लेकर, बैनुल-अक़वामी दुनिया जो है वो आपको जो है वो प्रेशराइज करती रही। FTF से हमने निकलने के लिए सब कुछ मान लिया, जबकि श्रीलंका जो है वो हमसे कम शराइत के ऊपर जो उसको उस लिस्ट से निकाला गया, पाकिस्तान को नहीं निकाला गया। तो यहाँ अब बनता ये था कि जिस पार्टी के अंदर जो आदमी कोई काबिल ऐसा है, अगर आप अपोजिशन को साथ लेकर चलते, और अपोजिशन ने तो आपको 2 दफ़ा ऑफर किया, ऑन द फ्लोर आपको ऑफर किए, मगर आप शुरू दिन से जो है करप्शन 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 कम हो रही है, नहीं करप्शन बढ़ रही है जी। इस वक्त आप जिस इदारे को लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं, नैब के इदारे को, नैब को इस वक्त चार्जशीट किया हुआ है पाकिस्तान की सुप्रीम अदालत ने। अदालतें नैब से कह रही हैं कि आप केस कर देते हैं, बंदा बंद कर देते हैं, इन्वेस्टिगेशन 2-2 साल आपकी चल रही होती है। कितने मतलब, चाहे मुस्लिम लीग नून का हो, पीपल्स पार्टी का हो, कोई भी आदमी हो, किसी एक आदमी के ऊपर ये करप्शन साबित नहीं कर सके हैं। चाहिए ये था, देखें। अच्छा वो करप्ट नहीं है वो लोग ना? नहीं, मैं किसी को सर्टिफिकेट दे रहा हूं? मैं हमको सर्टिफिकेट दे रहा हूं, मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं। ऑफ द रिकॉर्ड पूछ रहा हूं कि जिन लोगों पर इन्होंने ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, जबरदस्ती करप्शन के केसेस डाले हुए हैं, ये जबरदस्ती ही है ना सारे? अदालत कह रही है। हाँ, ये मतलब ये मुस्लिम लीग नून पे, पीपल्स पार्टी पे, जितने सियासतदानों पे, ये सारे नेक शरीफ लोग हैं, फरिश्ते लोग। बात सुने ना, इंसान अपनी कसम खा, मैं अपनी कसम खा सकता हूं, बिल्कुल मैं अपने अमल की कसम खा सकता हूं। वो तो हम आपकी भी खा सकते हैं। मैं तो अपने बच्चे की कसम भी नहीं खा सकता, मैं अपने बाप की कसम भी नहीं खा सकता हूं। आई बात समझ में? कहने का मकसद ये है तो सर, ऐसे एनवायरनमेंट में अगर इमरान खान के बारे में लोग कह रहे हो कि यार ये बंदा ईमानदार है, तो अब देखें, उस बंदे की ये कम अचीवमेंट है कि जो उसके हामी हैं वो भी, और जो उसके मुखालिफ हैं वो भी कह रहे हैं कि यार ये बंदा ईमानदार है। तो एक लीडर के ईमानदार होने का क्या उसके ओवरऑल फैसलों पे और मुल्क पे कोई असर नहीं पड़ता है? तो नहीं, देखिए ना, थोड़ी देर के लिए इमरान खान की बात पे चले जाए। ठीक है, आ जाए। इमरान खान साहब कंटेनर पे खड़े होकर क्या कहते थे? बिल्कुल कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो समझे वजीर आजम करप्ट है। आप इमरान खान की बातों को मानते हैं, इसका मतलब? नहीं, मैं उन्हीं की बात को कोड कर रहा हूँ। अच्छा, अब आप कह लें थोड़ी देर के लिए जी ईमानदार आदमी है इमरान खान साहब, चले मैं भी थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि वो ईमानदार है। अच्छा, उस ईमानदार आदमी को अपने गिरदो पेश बेईमानों, चोरों, डाकुओं का, जिसको खुद इमरान खान साहब ने सर्टिफिकेट दिए हुए थे कि ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, और ये कराची का सबसे बड़ा गब्बर सिंह है, और ये फलाना है, ये ढिमकाना है, आज उसका राइट और लेफ्ट बैठे हुए हैं। उनमें से कितने आदमी हैं जिनको खान साहब ने सजा दे दी? कितने आदमी हैं जो आदमी पकड़े गए? अब कहने का मकसद ये कि आप मुल्क चला रहे हैं, मुल्क जो है वो कीने, बुग़्ज़ और तकब्बर से नहीं चलता है। क्रिकेट के मैदान में और सियासत के मैदान में फ़र्क होता है। वहाँ 11 खिलाड़ी होते हैं, यहाँ 22 करोड़ आवाम की ज़िंदगियों का सवाल है। यहाँ आपने ये देखना है कि अगर आपका बदतरीन मुखालिफ जो है वो भी अगर आपको कोई बेहतर सजेशन देता है, बेहतर रास्ता देता है, देखे ना। मैं वक्फा आ गया, जुमला कह दूं, जल्दी। आप शुरू हुए जी, सुनामी आ रहा है। सुनामी का मकसद है तबाही,
आप इस मुल्क में महंगाई की तबाही लेकर आ गए, जिससे इस वक्त आवाम परेशान है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिन लोगों ने हमें इस दलदल से निकालना है ना, जिन सादिक और अमीन लोगों ने, वो मुल्क से भाग के निकले हुए, बैठे हुए बाहर, वो तनु मुंह नहीं ला रहे पाकिस्तानियों। सर हम कहां से बचेंगे, कौन बचाएगा? इधर बैठ के सिर्फ हम बातें करेंगे। एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ हैं जनाब हाजी चंदजेब खान साहब, और बात हो रही है हुकूमत की और अपोजिशन की जो मौजूदा सूरत हाल है, इस हवाले से, ख़ुसूसी तौर पर महंगाई के हवाले से हम बात कर रहे हैं। वक्फे से पहले बात कर रहे थे कि इस हुकूमत की वजह से हमारे जो मसाइल हैं, हमारी परेशानियां हैं, उनमें इजाफा हो चुका है, ठीक है। और आपकी बातों का जो मतलब था वो मुझे समझ आ रहा था कुछ थोड़ा थोड़ा कि हमारे पास सिर्फ एक ही हल नज़र आ रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि इन सारे मसाइल को हल कर देगी। ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये नहीं कहा। पीपल्स पार्टी नहीं है वो जमात। मकसद ये है कि तमाम मसाइल का हल तो अल्लाह तबारक व तआला ही ख़त्म करे तो हो सकते हैं। दुनिया के जो सिविलाइज मुल्क हैं वहाँ फिर तो खान साहब की बात में बिल्कुल ठीक है कि सुकून सिर्फ कब्र में है। नहीं, सुकून कब्र में तो उसको सुकून है कि जिसके दुनिया में अमाल अच्छे होंगे, वरना कब्र सज़ा और जजा की जगह है। जिसने यहाँ कुछ किया होगा तो वहाँ सुकून से होगा, वरना जिसने दुनिया के लिए, दुनिया लोगों के लिए जहन्नम बनाई होगी, वहाँ वो कौन सा सुकून हासिल करेगा। बिल्कुल ऐसा। असल में बात ये जानी चाहिए कि मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि इस वक्त आप अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी हो या नवाज शरीफ की हुकूमत भी आ जाए या किसी की हुकूमत भी आ जाए, टू जेड मसाइल हम सबके मुश्तरका हैं। इस मुल्क को जो इस वक्त चैलेंजेस हैं, जो चीज़ें हैं, वो सबकी मुश्तरका हैं। इस वक्त एक बेहतर टीम के साथ अगर खेला जाए तो हम जिस तरह कल हिंदुस्तान से मैच जीते हैं, हम मुल्क को अच्छी डगर पे लेकर जा सकते हैं। इसमें ज़ाती पसंद और नापसंद से बाहर निकलना पड़ेगा तमाम लोगों को, सिर्फ सियासतदानों को नहीं, तमाम लोगों को जो इस मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं, मगर खुद को नहीं समझते, दूसरों को समझते। तो साबित कौन करेगा जिम्मेदार कौन है? मेरा ख्याल है कि हर जगह पर अच्छे लोग बैठे हुए हैं। अगर हम चाहें, वो जो आटे में नमक के बराबर लोग रह गए हैं हर जगह पर, हर इदारे में, सियासत में, सहाफ़त में, जो इदारे इस मुल्क को चलाते हैं, अच्छे लोग हर जगह बैठे हुए हैं। इस वक्त एक अच्छी टीम की ज़रूरत है कि जो इस मुल्क को इन हालात से निकाले। अगर देखें ना, ज़िद एक ऐसी चीज़ होती है और तकब्बर एक ऐसी चीज़ होती है कि जो इंसान की अपनी ज़ात का तो नुकसान करती ही करती है, माशरे का नुकसान कर बैठती है। इस वक्त हालात जो मुल्क के जिस तरफ जा रहे हैं, इस वक्त अगर IMF आपको हेल्प नहीं करता है, वर्ल्ड बैंक आपको हेल्प नहीं करता है, चाइना ने हाथ खड़े कर दिए हैं, दूसरे ममालिक जो आपको हेल्प आउट करते रहे हैं उन सब ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि इस वक्त बैनुल-अक़वामी तौर के ऊपर कोरोना में इस वक्त बड़े बड़े जो ममालिक थे, इस वक्त खुद इकॉनमी उनके लिए एक वबाल जान बनी हुई है। इस वक्त कोई मुल्क वस्त एशिया के अंदर सिर्फ इस वक्त यहाँ पर हमें जो नज़र आ रहा है, एक बांग्लादेश नज़र आ रहा है कि जो इस वक्त अपने आप को मजबूत करके चल रहा है। ठीक है, पाकिस्तान क्यों नहीं? सवाल ये पैदा होता है कि वो बांग्लादेश जो हमसे अलग हुआ, उस वक्त उसके टके की और हमारे रुपए की कीमत क्या थी, और आज उनके टके की और हमारे रुपए की वैल्यू क्या है। अगर हम बहसियत कौम इस मुल्क के साथ हमें प्यार है, हमें हमदर्दी है, हम इस मुल्क को बेहतर करना चाहते हैं, तो अपनी अपनी ज़ाती अना के दायरे से बाहर निकल कर हम इस मुल्क को बेहतर कर सकते हैं। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हो, मुस्लिम लीग नवाज हो, इस मुल्क की तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ हों। सर, इस तमाम पार्टीज़ के ही तो जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस वक्त इस पार्टी में हैं। मतलब वो अच्छी टीम का आप जिक्र कर रहे थे कि जब तक अच्छी टीम नहीं आएगी तो तब तक जो है ना मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। ये अच्छी टीम कहाँ से आएगी? ये कहाँ से लेके आएंगे? इन्हीं पार्टियों के चुने हुए लोग होंगे, या जो रह गए हैं अपनी अपनी पार्टीज में वो अच्छे हैं, बाकी सारे बुरे हैं? देखिए ना, ये तो उनको सोचना चाहिए कि जो जहांगीर तरीन के जहाज़ में भर के ले जाते रहे, उनको पता है कि इस मुल्क में कौन सा सियासतदान अच्छा है, कौन सा बुरा है। आप सजेस्ट करें ना, माशाल्लाह। वैसे बहुत सारे, बहुत नहीं, किसी एक फर्द वाहिद का नाम मैं नहीं लेता हूँ,
तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में सब लोग अच्छे भी नहीं होते, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में सब लोग बुरे भी नहीं होते। मगर डॉक्टर को डॉक्टर का काम करना चाहिए। डॉक्टर जो है वो कुक नहीं बन सकता, कुक जो है वो इंजीनियर नहीं बन सकता, इंजीनियर जो है वो ड्राइवर नहीं बन सकते। जिस आपके देखें दुनिया के अंदर आप चले जाएं, दुनिया के अंदर, मैं खुद बाहर रहा हूं, मैंने बाहर देखा है, पाकिस्तान की ज़मीन के अंदर बहुत टैलेंट है। अल्लाह पाक ने इस ज़मीन के जो लोग हैं वो बड़ी अक्ल और शऊर रखते हैं, बैनुल-अक़वामी तौर पर उनको माना जाता है। सिर्फ बदकिस्मती हमारी ये है कि यहाँ जो मुल्क के लिए सोचता है वो ज़रूरी नहीं है, जो अपनी ज़ात के लिए सोचता है वो ज़रूरी है। हमें अपनी ज़ात को नफ़ी करके इस मुल्क को अगर बेहतर करना है और अपनी ज़ात को नफ़ी करना है तो फिर ये मुल्क बेहतर, फिर तो सारे मसाइल हल हो जाते हैं ना फिर तो। मगर ये सोच जो है ये 22 करोड़ अवाम में आना और उनसे पहले ये हमारे जो चंद 100 सियासतदान हैं इनके जहनों में आना, जिनके हाथ में बागडोर है मुल्क की, उनके जहनों में आना, ये तब ये सिलसिला सारा शुरू हो सकता है। खैर ये मुझे बताइए सर कि अगली हुकूमत जो है वो अगर किसी दूसरी पार्टी की आती है, वैसे लोग ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई की ही अगली हुकूमत भी आ सकती है, बेशक उन्होंने जो भी किया लोग आज भी इनको चूज करेंगे दोबारा, ये भी कह रहे हैं, मगर पीपल्स पार्टी वाले भी होपफुल हैं, मुस्लिम लीग नून वाले भी, और इवन पीएसपी वाले भी बड़े होपफुल हैं कि वो भी लोग उनको भी पसंद करेंगे। टीएलपी वाले भी बहुत होपफुल हैं, बाकी सारी जमातों की तरह, बिल्कुल नहीं घबराना। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले जो साल हैं, जब हुकूमतें बदलेंगी तो क्या मुल्क के कोई मसाइल हल होंगे? ये जो महंगाई इतनी पीक पे पहुंची है, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं आवाम के लिए कुछ बेहतर दिन शुरू होंगे, बाहर का मौसम आएगा? देखिए बाबर, मैं तो पहले आपकी इस बात से इत्तफाक ही नहीं करता ना कि ये मुंतखब हुकूमत और ये अवामी मैंडेट के साथ आई है, हम नहीं मानते हैं। अच्छा, नहीं मानते? उसकी बुनियादी वजह, मैं उसकी बुनियादी वजह बताता हूँ। कौन लेके आया इन्हें? जो लाते हैं वो कौन, मतलब बताएं तो सही। नहीं ना, क्लियर तो करें ना। सबको पता है ये सच तो बोले। हम लोग पहले दिन से असेंबली के अंदर, हम असेंबली के अंदर, अल्लाह ताला की जात है, जिसको इज्जत दे, जिसको मतलब जिल्लत दे, वही लेके आई होगी, और कौन है? मैं मुकम्मल कर लूं, आपको सारी चीज वाज़ेह हो जाएगी। मकसद ये कि हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये सिलेक्टेड लोग हैं, जिसके ऊपर खान साहब ने खुद भी डेस्क बजाया था कि हाँ मैं सिलेक्टेड हूँ। फिर बाद में किसी ने बताया कि आपको सिलेक्टेड कह रहे हैं। कुदरत जिसको चुनती है वही सुन रहे ना, वो पंजाबी जी कहते हैं जैसा मुंह ऐसी चपेट। जैसे हमारी अवाम है, जैसी हमारी अवाम के हालात हैं, ऐसे हुक्मरान हैं। अच्छे अच्छे हुक्मरान अगर आपको चाहिए तो फिर अपने अमाल भी अच्छे कर लेने चाहिए। दूसरी बात, अब आपने कहा ना कि नेक्स्ट इनको पहले भी अवाम नहीं लाई, उसकी वजह यह है कि 18 के इलेक्शन के बाद 10 ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं। बाबर, मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, 10 ज़मीनी इलेक्शन हुए। पीटीआई की जितनी फहीम बाबर नहीं बाबर आजम रात सी जिन्हें कम इंडिया नु पाया जाए फिर बने। अच्छा, फहीम बात ये है ना कि उसके बाद जितने इलेक्शन हुए आप देखें, उसमें तहरीक इंसाफ नहीं जीती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध में जितने हमारे 18 के बाद ये बाई इलेक्शन हुए, ज़मीनी इलेक्शन हुए, हमने पहले से ज़्यादा वोट लिए हैं। इस वक्त कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए, हमने सिंध में पिछले इलेक्शन के हवाले से इस दफ़ा ज़्यादा हमने जो है वो सीटें हासिल की हैं, और हम होपफुल हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इलेक्शन बेहतर अंदाज में हों, और उसमें अगर आवाम की जो आरा हो, आवाम की आरा हो, उसका एहतराम किया जाए। जिसकी भी हुकूमत बने वो इस आवाम के लिए अपना काम। बिल्कुल सही है, थैंक यू सो मच। हम भी अच्छा गुमान करते हैं कि जो भी हुकूमत आए वो आवाम के लिए और मुल्क के लिए जो है फ़ायदेमंद साबित हो। एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वक्फे से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और मेहमान होंगे जिनसे हम बात करेंगे क्रिकेट मैच के हवाले से जो कल पाकिस्तान ने जीता है, और वर्ल्ड कप के हवाले से बात होगी। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। और जहां इस वक्त पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जहां जहां क्रिकेट को पसंद किया जाता है, खेला जाता है, देखा जाता है, वहां पे पाकिस्तान और भारत की जीत के हवाले से बात हो रही है, पाकिस्तान और भारत के मैच के हवाले से बात हो रही है। तो हम अपने प्रोग्राम में फिर बात क्यों ना करें, हम भी बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के होने वाले कल के
T20 मैच के हवाले से, जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का और भारत का पहला मैच था T20 वर्ल्ड कप का। पाकिस्तान ने भारत को एक बहुत अरसे तक याद रखने वाली शिकस्त से जो है उससे दी है, और यकीनन जिसको अभी तक एंजॉय कर रहे हैं। हम भी अपने प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे और आइंदा जो पाकिस्तान के मैचेस हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी टीम को इस चीज़ का बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा होना चाहिए कि हम यहाँ पे वर्ल्ड कप के लिए गए हैं, सिर्फ इंडिया को हराने नहीं गए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बस ठीक है, साਡਾ वर्ल्ड कप हो गया, हमने अपना काम कर दिया, इंडिया को हरा दिया, हमारा काम तमाम, अब जैसे मर्जी खेलें। ऐसा नहीं है, हमें इंशाल्लाह वर्ल्ड कप लेके आना है। कौम को बड़ी उम्मीदें हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। इसी हवाले से बात करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट जनाब बासित शौकत साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद और मुबारकबाद। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया और सबको, पूरी कौम को मुबारकबाद। क्या बात, जिंदाबाद। तो मैच की कोई बॉल मिस तो नहीं हुई कल आपसे? बिल्कुल नहीं। मज़ा आया? बहुत मज़ा आया, और मैं जितने देखने वाले हैं हमारे अब तक के व्यूअर्स और दूसरे सबको मुबारक देता हूँ। जिस तरह कल पाकिस्तान खेला, इंडिया को मैं कहूँगा सिर्फ शिकस्त नहीं दी, इबरतनाक शिकस्त दी है। क्योंकि जब भी हमारे जितने फॉरेन प्लेयर्स हैं, हमारे अपने प्लेयर्स हैं, जब भी आपस में बैठते थे, इंडिया के साथ टाकरा होता था, उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स बात यही करते थे, यार तुमने हमेशा हराया, वर्ल्ड कप में नहीं हराया। तो अल्लाह ने कल इस तरह से हमें जीत दी है कि जितनी हमारी शिकस्त थी वर्ल्ड कप में, उन सबको एक कर दिया है। इतनी बुरी शिकस्त इंडिया जैसी टीम के खिलाफ को इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि देखें क्रिकेट एक बॉल का गेम है। जितना बड़ा बैट्समैन हो, एक अच्छा बॉल पड़ जाए, जैसे कल शुरू में ही शाहीन आफरीदी ने जिस तरह इसको रोहित शर्मा को आउट किया, उनकी कमर तोड़ के रख दी, उसके बाद वो संभल ही नहीं सके। फिर जिस तरह उन्होंने राहुल को आउट किया, जिस तरह बॉल अंदर आया, इससे पता चलता है कि पाकिस्तान बड़े अच्छे सिमत में जा रहा है। इंडिया वाले बड़े अपने आप को बोलते थे हम फलानी लीग खेल के आ रहे हैं, हमारे प्लेयर्स को जगह जगह उन्होंने आने नहीं दिया, अपनी लीग से निकाला। फिर और भी जो अभी हमारे साथ हुआ, टीम्स नहीं आई, खैर वो अलग इशू है, लेकिन हम यही कहते हैं हम बड़ी कौम है, हम किसी से डरते नहीं हैं, बातें नहीं करते हैं, ग्राउंड में परफॉर्म करते हैं, और कल हमने करके दिखाया। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, बॉलिंग के हवाले से आप बात कर रहे हैं, शाहीन आफरीदी क्या जिक्र कर रहे हैं, और वक्फे में हारिस रऊफ का भी जिक्र हो रहा था। तो अभी इस मैच से पहले तक बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ की शिकायत कर रहे थे कि हमारा जो बॉलिंग अटैक है वो इतना स्ट्रांग नहीं है ना। कल के मैच के बाद अचानक जो है वो सबकी राय मुख्तलिफ हो गई होगी, मगर आपको क्या लगता है, हकीकत क्या है? क्या वाकई हमारा बॉलिंग अटैक इससे मजबूत होना चाहिए था? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ऑन द प्रेजेंट सिनेरियो और गिवन सिचुएशन में इससे बेहतर हो सकता था। Good. अगर हम एक एक करके बात करें, शाहीन आफरीदी इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट है इंटरनेशनल क्रिकेट में, ना सिर्फ T20 में, वनडे में भी और टेस्ट में भी। अगर कल आपने मैच देखा हो, सारे जितने भी इंटरनेशनल कमेंटेटर्स थे उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे। और फिर सबसे बड़ी बात कि वो ना सिर्फ बॉलर अच्छे हैं, वो थिंकिंग बहुत अच्छी करते हैं। ये है असल वो सोचते हैं कि बैट्समैन ये, वो उससे पहले वसीम अकरम कहा करते थे कि यार अगर आपको अच्छा बॉलर होना है, आपने बैट्समैन से एक हाथ आगे जाना है, जो वो सोच रहे आपने वो करना है। तो कल पूरा प्लान करके आया था, पूरा उसने जोर लगाया, जान लगाया, फिर बॉल भी थोड़ा सीम हो रहा था, उससे भी उसको फर्क पड़ा, तो एक बहुत अच्छी बात है। फिर अगर हम दूसरी बात करें, हारिस रऊफ को खराब किया जा रहा था नया बॉल देके, कल आप देखिए उसको आखिर में बॉल दिया गया, उसके यॉर्कर्स देखे, फिर जब उसने देखा कि कोहली ने उसको 2-3 शॉट मारे हैं, तो उसने बाद में आके 4 एक साथ स्लोअर बॉल्स किए। इसका मकसद है, ये भी थिंकिंग है, और इसमें फिलेंडर का भी मैं रोल है, हो सकता है उसने भी उसको बताया हो। तो ये चंद अच्छी चीजें आ रही हैं हमारे पास। हसन अली बेशक थोड़ा सा पिटे, थोड़ा एक्सपेंसिव रहे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने भी बुरी बॉलें नहीं की। फिर शादाब ने कल जिस तरह से अपनी लेग स्पिन बॉल की है, लाइन और लेंथ में बॉल किया, ये भी एक बहुत बड़ा प्लस है। इमाद का लोग कह रहे थे कि उसकी फॉर्म नहीं है, फिट नहीं है, लेकिन कल उसने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। बात वही है, बॉलर्स भी हमें देखने और ये भी देखना है कि कहाँ पे मैचेस हो रहे हैं, दुबई, शारजा में, तो वहाँ की जो पिचेस हैं उस लिहाज से मैं समझता हूँ बहुत अच्छा बॉलिंग अटैक हमारा। और याद रखना चाहिए, अभी धानी भी बैठे हुए हैं और वो भी बहुत अच्छी फाइन है पाकिस्तान की। जी हाँ, वो अच्छी फॉर्म में भी है वो बॉय। जी बिल्कुल, है ना। अच्छा, फील्डिंग में भी पाकिस्तान ने कल कोई गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई है। आखिर में कुछ थोड़े से वो जज्बाती हुए हैं हम लोग फील्डिंग के हवाले से, मगर ओवरऑल एक बड़ी अच्छी फील्डिंग साइड भी नजर आई है। बिल्कुल, बड़े अरसे बाद ये देखने में मिला कि पाकिस्तान ने इतनी अच्छी फील्डिंग की है। कमेंटेटर्स बार बार यही कह रहे थे कि पाकिस्तान की जितनी तारीफ की जाए कम है। वो बार बार उसका जब शॉट आता था, हफीज़ और शुएब मलिक यही बता रहे थे कि इतनी एज हो गई, उसके बावजूद जिस तरह वो ग्राउंड में कर रहे हैं फील्डिंग, बहुत अच्छी बात है। और आप ये भी देखिएगा, हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है, लास्ट में 5 रन मिल गए जो शाहीन आफरीदी ने थ्रो कर दिया, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी पाकिस्तान की फील्डिंग थी। लग रहा था कि लड़के रिलैक्स हैं,
इंजॉय कर रहे हैं, उनको प्रेशर नहीं है, वो एक नॉर्मल गेम की तरह खेल रहे हैं। कभी कभी ये 5 रन गले पड़ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे पढ़ 5 सकते runs। थे, अगर शुरू में हमारी विकेट गिर जाती तो पढ़ सकते थे, लेकिन दाद देनी पड़ेगी दोनों बैट्समैन की कि जिस तरह वो लेकर चले हैं टीम को। बल्कि बहुत से कमेंटेटर्स बीच में कहना भी शुरू हो गए थे कि 10 ओवर हो गए, अभी तक पाकिस्तान इतना आगे नहीं गया है, शायद उनके 70 के करीब रन थे, लेकिन बाद में जिस तरह उन्होंने एक्सीलरेट किए और 2 ओवर पहले ही मैच खत्म कर दिया, इससे अंदाजा होता है कि दोनों प्लेयर्स को अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। अच्छा, वो बीच के जो ओवर्स थे उनके, उसमें कुछ स्कोर थोड़ा सा रुक भी गया था, कोई उतनी तेजी से हमारा स्कोर नहीं हो रहा था, मगर टारगेट के मुताबिक हमारे बैट्समैन खेल रहे थे। उनके चेहरे पे जो एक अच्छी चीज़ है, कोई किसी किस्म का कोई प्रेशर नजर नहीं आ रहा था। हमने माजी के पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस देखे हैं, तो एक कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल, ये नफ्सियाती तौर पे ना एक बर्तरी इंडियन टीम के पास होती है। तो हम इस दफ़ा कोई भी हमारे जहनों में ऐसी या कोई एक प्रेशर दबाव कुछ नजर नहीं आ रहा था हमारे खिलाड़ियों। बाबर आजम भी बड़े कूल होकर खेल रहे थे, और मोहम्मद रिजवान भी, क्या वो एक खूबसूरत प्लेयर है, वो कमाल आदमी है। बिल्कुल, बाबर की भी बात करते हैं, रिजवान तो मैं समझता हूँ सुपरमैन है। हाँ। एक बात अगर सबने नोट की हो कि ना सिर्फ उसने 20 ओवर कीपिंग की है, बल्कि पूरे उसने 18 ओवर जाके खेले भी हैं, तो 38 ओवर वो मैच में रहा है। इससे अंदाजा लगाएं कि वो कितना फिट प्लेयर है, कितना मेंटली स्ट्रांग है। और आपने देखा होगा वो कितनी डाइवे लगा रहा था बार बार, जब रन ले रहा था उसने सिंगल्स को डबल में कन्वर्ट किया। तो T20 वही हम कह रहे हैं, मारने का गेम नहीं है, एक थिंकिंग गेम है, सोचने का गेम है, उससे खेलने का गेम है। फिर आप देखें जो हमारा एक प्लस हुआ, सब कह रहे थे जी इंडिया के बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं, चक्रवर्ती जो वो चक्कर दे जाएगा, समझ नहीं आएगी पाकिस्तान को, मिस्ट्री बॉलर है। तो शुरू में आपने देखा होगा 1-2 ओवर उन्होंने उसको बड़े सुकून से खेला, उसके बाद दोनों प्लेयर्स ने उसको एक छक्का लगाया। सिर्फ वो शुरू में देख रहे थे कैसा, क्योंकि कभी खेला नहीं हमने। तो इससे अंदाजा लगाएं कि वो दोनों हमारे प्लेयर्स कितना अच्छा स्पिन को खेलते हैं, कितने मैच्योर हैं, कितना उनके पास गेम प्लान था, किस तरह वो लेकर चले, पूरी टीम को लेकर चले, और 10 विकेटों की इबरतनाक शिकस्त दी है इंडिया जैसी टीम को, जो कि इस वक्त तकरीबन नंबर 1 समझी जा रही थी कि जीत जाएगी वर्ल्ड कप, लेकिन अब उस पर सवालिया निशान लग गए। हाँ, जो अगर स्टार्स देखे जाएं या इस पॉइंट ऑफ व्यू से वेट के हिसाब से टीम देखी जाए, तो इंडियन टीम बहुत अच्छी टीम है, बड़ी वजनी टीम है वो। और फिर भी मुझे लगता है कि इंडियन टीम जैसी भी हो, पाकिस्तान की इस टीम के साथ मैच खेलते वक्त उनके जहनों पे भी एक हल्का सा प्रेशर तो होगा ही कि हम किन लोगों से लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल प्रेशर होगा, और इसमें 2 बात। सबसे पहले हमारी सिलेक्शन कमेटी को भी दाद देनी होगी कि आखिर में उन्होंने 3 चेंजेस की, उसका भी इंडिया पे इम्पैक्ट आया होगा कि यार मलिक भी टीम में है, फिर उन्होंने हफीज़ को भी रखा और 1-2 चेंजेस और की थी। और इंडिया वालों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि ठीक है, आप अपनी IPL खेलते होगे, वो एक लीग है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। कभी भी किसी टीम को इंटरनेशनल क्रिकेट में आप ना ओवर एस्टिमेट करें ना अंडर एस्टिमेट करें, ठीक है, और ना ओवर कॉन्फिडेंट हो। तो ये चीजें उनको देखनी पड़ेगी। ठीक है, आप सुपरस्टार होंगे, क्रिकेट मैंने अभी भी बोला एक बॉल का गेम है, किसी भी अच्छे खिलाड़ी को आप आउट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और अगले मैचेस के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अभी मुकाबले बाकी हैं। एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफे में T20 वर्ल्ड कप और पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है। बासित शौकत हमारे साथ मौजूद हैं। कल की जीत के हवाले से हमने वक्फे से पहले बात की है और अभी हम बात करेंगे अगले मैचेस की तरफ। बासित भाई, ये बताएं कि जो नेक्स्ट मैचेस हैं वो किन किन टीम्स के साथ हैं, पाकिस्तान का अगला मुकाबला कौन सा है, और पाकिस्तान को सेमीफाइनल मतलब अगले मरहले में जाने के लिए अभी कितनी मेहनत और कितनी कामयाबियां और दरकार है? देखिए, अगला मैच तो उस टीम से है जिसने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था, और सारे पाकिस्तानी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उसको मजा चखाया जाए, जो कि है न्यूजीलैंड के खिलाफ। और इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान कल न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत जाता है तो बहुत ज़्यादा चांस हो जाएगा, तकरीबन 80% के हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएं, क्योंकि उसके बाद 2 तो बहुत हल्की टीम है, नमीबिया, स्कॉटलैंड, और एक अच्छी टीम है अफगानिस्तान। तो देखा जाए अगर कल पाकिस्तान जीते, और उम्मीद है पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह, क्योंकि इससे ना सिर्फ न्यूजीलैंड ने ना आके हमें मोटिवेट किया, बल्कि पूरी दुनिया में हमारा बल्कि अच्छा इमेज और उजागर कर दिया कि एक पीस लविंग कंट्री थी, आपने ना जाके बहुत बुरा किया। क्योंकि अब सुनने में आ रहा है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों ने ये एग्री किया कि आफ्टर वर्ल्ड कप वो पाकिस्तान आएंगे। तो ये अच्छा, पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है, ऑफ द फील्ड भी बहुत बड़ी जीत है, और ऑन द ग्राउंड भी कल इंशाल्लाह ताला हम उनको इंशाल्लाह जीतने जा रहे हैं। जिस तरह हम अच्छी शेप में नजर आए, जिस तरह हमारी टीम नजर में आई, तो उम्मीद यही है कि कल इंशाल्लाह हम उनको भी हराएंगे।
तो जितने मर्जी हो वादे कर लें, हराना तो उन्हें पड़ेगा ना इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल है ना, उस पर तो कोई रियायत नहीं करनी। क्योंकि इससे एक फायदा भी हो गया कि जब ये टीम्स नहीं आई तो हमने डोमेस्टिक क्रिकेट में ज्यादा फोकस किया, हाँ। क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले डोमेस्टिक क्रिकेट हुई, उसमें आपने देखा कुछ खिलाड़ी फॉर्म में नजर आए, तो हमने 3 चेंजेस की, तो जिससे अब एक हमारी टीम बड़ी अच्छी बैलेंस साइड लग रही है, बॉलिंग में भी अच्छी लग रही है और बैटिंग में भी बहुत तगड़ी साइड लग रही है हमारी। क्योंकि अगर आप देखें 9वें नंबर तक हसन अली आते हैं और वो भी अच्छे बैट्समैन है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच है उसमें पाकिस्तान को किस हिकमत अमली के साथ जो है मैदान में उतरना होगा? देखिए, हिकमत अमली यही होगी, सिर्फ ये है कि उनको थोड़ा सा और मोटिवेट होने की जरूरत है, क्योंकि अब न्यूजीलैंड आपको पता है वो बड़े बड़े साइंटिफिक वे से जाते हैं, एक एक प्लेयर पे वर्क करके आते हैं। तो सबसे पहले उनका यही होगा कि हमारे दोनों ओपनर्स पे अच्छा वर्क करके आएंगे। तो अब जो नीचे वाला हमारा मिडल ऑर्डर है हमेशा वो फेलियर पे जाता है, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, उनको भी सोचना होगा कि ये पूरे प्लान से आएंगे, किस तरह गेम को लेकर चलना है। अगर तो इसी तरह से गेम को लेकर चले जैसे इंडिया के खिलाफ चले, लेकिन आपको याद रहे कि हर दिन ऐसा दिन नहीं आएगा। आपको हर दिन ऐसा स्टार्ट नहीं मिलेगा, ये गेम है, एक बॉल का गेम है, मैं बार बार कह रहा हूं। तो हमें उस स्ट्रेटजी को भी लेके चल रहा है कि अगर बाबर आउट हो तो किसको वन डाउन भेजना है, अगर रिजवान आउट हो तो किसको वन डाउन भेजना है, क्या फखर को भेजना है उसकी जगह, या मलिक को भेजना है, या हफीज को। ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। ये भी देखना होगा कि उनके कौन से बॉलर्स पे हमने अटैक करना है, कौन से उसको रिस्पेक्ट देनी है, टीम को कैसे लेके चलना है। तो ये देखा जाए तो कल बहुत अच्छा मैच होगा, ना सिर्फ ऑन द ग्राउंड, अभी से ऑफ द ग्राउंड भी शुरू हो गया होगा, सारी प्लानिंग शुरू हो गई होंगी। बिल्कुल सही। अच्छा, न्यूजीलैंड के वो कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो पाकिस्तान से बेहतर हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग? इसमें ओवरऑल न्यूजीलैंड, फिर वही बात है, अगर ऑन द पेपर देखें तो सब अच्छे प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान से ऑन द पेपर बेहतर हैं, लेकिन आपको पता है कि हम एक ऐसी कौम है जो ऑन द गिवन डे किसी को भी हरा सकते हैं। जिस तरह इंडिया को हमने हराया, हम जितने मोटिवेटेड है, तो इस वक्त एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड से बेहतर है। बिफोर वर्ल्ड कप सब यही कह रहे थे न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ये आपकी इंडिया, ये बेस्ट है, लेकिन अब सब पाकिस्तान को अच्छा रेट कर रहे हैं कि उम्मीद है पाकिस्तान फाइनल में जरूर जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, जहां टीम्स के ये तीनों एरियाज देखे जाते हैं कि बैटिंग, बॉलिंग और मतलब फील्डिंग, तो इसी के साथ साथ एक कैप्टन भी जो है ना वो बड़ा अच्छा खासा इम्पोर्टेंट होता है दोनों साइडों का, कि कभी कभी मजबूत कैप्टन वाली साइड जो है ना वो जीत जाती है अच्छे डिसीजंस की वजह से। तो हमारे कैप्टन में और न्यूजीलैंड के कैप्टन में आप कितना डिफरेंस देखते हैं? जमीन आसमान का फर्क है। विलियमसन एक मैच्योर कैप्टन है, काफी अरसे से कैप्टनशिप कर रहे हैं, लेकिन बाबर, कल जितने भी कमेंटेटर्स उन्होंने आखिर में यही कहा कि हमेशा बाबर फील्ड में पैनिक नजर आते हैं, कैप्टनसी में बैटिंग की कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन कल वो बड़ा कूल और काम था, उसने अच्छे डिसीजन लिए, लेकिन उसको अभी भी सीखने की जरूरत है। देखा जाए कल उसने कुछ अच्छी चेंजेस की हैं। तो वैसे बात कीजिए तो विलियमसन अच्छा है, लेकिन बाबर को इस मैच के जीतने से भी बड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा। हाँ। देखिए, बात सारी कॉन्फिडेंस की होती है, यही पाकिस्तान हार जाता तो उस पर एडेड प्रेशर होता, अब वो जीते, सारी चीजें अच्छी जा रही हैं, अब इनको और अच्छा करने की जरूरत है, अपने जो वीक लिंक्स हैं उसको देखने की जरूरत है और फिर इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह इंडिया को हराया है न्यूजीलैंड को हम आसानी से हरा सकते हैं। सिर्फ सोचने की जरूरत है, प्लान की जरूरत है और एग्जीक्यूशन की जरूरत है ग्राउंड में। ग्रेट। अच्छा, क्या माजी में जो पाकिस्तान की टीम्स T20 वर्ल्ड कप में जाती रही हैं, क्या अगर उनसे मवाजना किया जाए तो जो मौजूदा टीम है हमारी, इसको आप कहाँ रेट करते हैं? क्या अभी तक की सबसे बेहतरीन टीम हमने भेजी हुई है? देखिए, बेहतरीन टीम एट प्रेजेंट कह सकते हैं, लेकिन माजी की टीम के मुकाबले में इतनी अच्छी नहीं थी। इसमें अगर हम कहें कि 2 ही अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, शुएब मलिक है, लेकिन वो एज अ स्टार नहीं है। इस वक्त अगर देखा जाए एज हो रही है, इस वक्त 2 ही स्टार हैं, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, और दोनों ने कल साबित किया। ठीक है, माजी की टीमों में आप देखें यूनुस खान होते थे, अफरीदी होते थे, जो हम 2009 का वर्ल्ड कप T20 जीते हैं, वो एक स्टार स्टडेड टीम थी। इसमें ये लग रहा है कि हर किसी को अपने रोल का पता है, इनको पता है कि कहाँ अपना कंट्रीब्यूशन करना है, हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार है। क्योंकि आप देखें ना, कितने हमारे वर्ल्ड कप के मैचेस हुए हैं, कितने बड़े बड़े प्लेयर्स रहे हैं, ज़हीर अब्बास टीम का हिस्सा रहे हैं, मियां दाद रहे हैं, इमरान खान रहे हैं, वसीम अकरम रहे हैं, इंजी रहे हैं, इंजमामुल हक रहे हैं, बिल्कुल सही है, मोहम्मद यूसुफ रहे हैं, शुएब अख्तर रहे हैं। आज तक किसी के नसीब में वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ जीत नहीं हुई। अगर किसी के नसीब में हुई है तो इस टीम के हुई है और बाबर आजम की कप्तानी में हुई है, तो हमें क्रेडिट देना पड़ेगा, ना सिर्फ इनको, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैनेजमेंट स्टाफ को, कोचिंग स्टाफ को, सकलैन मुश्ताक को जो हमारे हेड कोच हैं, उसके बाद बैटिंग कंसल्टेंट है मैथ्यू हेडिन, देन बॉलिंग कंसल्टेंट है फिलेंडर, सबको मुबारकबाद देते हैं, और पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा को भी, कि उन्होंने मोटिवेट किया, उन्होंने कहा जाओ खेलो, क्रिकेट खेलो, लड़के खेलो, डरने की जरूरत नहीं है। वो लगता है खिलाड़ी ने उसका अच्छा वो इम्पैक्ट लिया। अच्छा, हमारे यहाँ जो विकेट्स हैं, जो पाकिस्तान की जो विकेट्स हैं, जो पिचेस हैं, और यूएई में जहाँ पे मैचेस हो रहे हैं, ये वहाँ की विकेट्स भी पाकिस्तान की विकेट से मिलती हैं?
थोड़ा सा यूई की विकेट्स में ये कि टर्न ज्यादा है, पाकिस्तान की अच्छा, बहुत ज्यादा फ्लैट है, ठीक है। स्मूथ है, वहां थोड़ा सा टर्न ज्यादा है। और पाकिस्तान को ये भी एक प्लस हुआ कि हमने पीएसएल के आई थिंक 2 या 3 सीजन वहां पे खेले हैं, तो खिलाड़ियों को पता होगा कि दुबई की पिच कैसा खेल सकती है। उसको भी उन्हें हुआ, क्योंकि एक जगह पे आप खेले हो ना काफी अरसे, तो आप वैसे ही कॉन्फिडेंस में रहते हैं। ये तो वैसे ही हमारा होम ग्राउंड भी तो है। एक तरह से होम ग्राउंड है, उसी का इन्होंने लगता है फायदा लिया। जब भी शुरू में ये बड़ा आराम से खेलते रहे, उन्होंने देखा क्योंकि बॉलर को तो पहली ठीक है पिच का पता था, उनके बॉलर्स को तो हमने इतना नहीं खेला हुआ, शायद पहली बार ही खेल रहे थे बहुत से प्लेयर्स, तो उन्होंने उसका शुरू में आराम से खेला। बाद में जिस तरह से उनको हिट आउट किया, मुझे लगता है कि इंडिया को आइंदा अपनी बी टीम को नहीं ए टीम को भेजना चाहिए। ये कल ऐसे लग रहा था उनकी बी टीम एक क्लब साइड टीम है, जिस तरह हमने उनको हराया है, तो देखा जाए बहुत ही अच्छी एक विक्ट्री थी पाकिस्तान की अंडर मीडियोकर इंडिया की टीम जो लग रही थी कल हमें। वो प्रेशर में रहे हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंट ज्यादा रहे हैं। हाँ। ओवर देखें जितने बड़े प्लेयर हैं ग्राउंड में परफॉर्म करने, आपकी जो पहले की परफॉर्मेंस है वो पास्ट हो गई। आपने अगर पहले 100 किए पास्ट हो गया, पहले आपने 5 विकेट लिए पास्ट हो गया, ऑन द गिवन डे आप क्या करोगे वो मैटर करता है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे डे नाइट मैचेस भी हैं, तो ड्यू फैक्टर जो है वो कितना अपना रोल प्ले कर सकता है? क्योंकि कल जब इंडिया की जब फील्डिंग थी तो उसमें ड्यू जो है वो ज़्यादा हो चुकी थी, वो अपने जूतों में से वो घास वास भी जो फंस रही थी वो निकाल रहे थे, तो इससे कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल जी, इससे भी फर्क पड़ेगा और पड़ रहा है। अगर आपने इससे पहले भी मैच देखा हो इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ का, उसमें भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, कल भी आ रही थी। लेकिन ड्यू फैक्टर ठीक है, उसका एक रोल है, लेकिन अगर पहली टीम बैटिंग कर रही है, अगर वो 180 से ऊपर करती है तो ड्यू फैक्टर का इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर 150 पे टीम आउट हो रही है तो ड्यू फैक्टर बिल्कुल रोल आएगा, क्योंकि बॉल ग्रिप करने में मसला होता है। लेकिन जब स्कोर ही ज्यादा है तो वैसे इतना प्रेशर होता है, तो वो चीजें जो है ना वो नलीफाई हो जाती है। लेकिन सही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत ज्यादा कल ड्यू था, वो बार बार अपने टॉवल से भी साफ कर रहे थे, कभी अंपायर से ले रहे थे, तो ये चीजें भी देखनी पड़ेंगी। सही। ये बताइए कि ये जो यहाँ पे मैचेस हो रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, डोमिनेट कौन करेंगे, बैट्समैन या बॉलर्स? ज्यादा तो स्पिनर्स लग रहे हैं, अच्छा, स्पिनर्स और spinners बैट्समैन, का, हाँ अच्छा। बिल्कुल लग रहे हैं। लेकिन अगर किसी बॉलर के पास पेस है और स्विंग है, जैसे कल आपने देखा शाहिद शाहीन, अफरीदी को, yes। तो बिल्कुल करेंगे। वरना अदर हैंड आप देखें इंग्लैंड वेस्ट इंडीज के मैच जो हुए थे उसमें आदिल रशीद, मोइन खान, उन्होंने डोमिनेट किया, दोनों स्पिनर्स हैं। तो ये देखा जाए तो बहुत अच्छा पिच है, सबको हेल्प मिलेगी। बैट्समैन अच्छा खेलेगा, उसको भी लाइन और लेंथ में बॉल करेगा, स्पिनर वो भी, और किसी के पास पेस है, विद स्विंग है, तो वो भी अच्छा करेगा। तो देखा जाए पिच बहुत अच्छी है, आइडियल T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। होप करते हैं इंशाल्लाह जिस तरह पाकिस्तान जीता है कल, पाकिस्तान वर्ल्ड कप, उम्मीद है इंशाल्लाह ना सिर्फ फाइनल खेलेगा, जीतने की भी उम्मीद रखता है इंशाल्लाह। और आपको इस वक्त क्या लगता है कौन कौन सी टीम्स हैं जो फेवरेट हैं वर्ल्ड कप के लिए? देखिए टीमें बहुत तगड़ी हैं, अच्छी टीमें। अगर आपको याद हो ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका का मैच बहुत अच्छा हुआ। अफ्रीका बेशक कम स्कोर पे आउट हुआ, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी पकड़ लिया था, लेकिन वो आखिर में स्टॉइनस ने अच्छे कुछ शॉट्स खेले और वो टीम को लेके आगे चला गया। तो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया दोनों अच्छी टीम है, देन इंग्लैंड, और फिर अगर हम बोलें कि पाकिस्तान और इंडिया, तो 4-5 अच्छी टीमें, तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। देखते हैं सेमीफाइनल में कौन क्वालिफाई करता है, क्योंकि 6 टीमों में से 2 ने आगे जाना है। 2 ग्रुपों में 6 टीमें, 2 ने आगे जाना है। तो इंशाल्लाह अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। बात हुई ऑन द गिवन डे, कौन अपने उसमें काबू रखता है आसाब को, वो आगे जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक हो गया। तो दोस्तों एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वक्फे से जैसे ही वापस आएंगे तो हम बात करेंगे एशियन टीम्स के हवाले से। ये भी कहा जा रहा है कि ये वर्ल्ड कप जो है ना इस दफ़ा एशिया से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो साजगार हालात हैं वो इन्हीं टीम्स के लिए। पाकिस्तान है, उसमें इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, और बांग्लादेश, श्रीलंका के लिए भी यहाँ पे खेलना जो है वो काफ़ी सहूलत है। इस बारे में बात करेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, बासित शौकत साहब। इनसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद फिर से खुशामदीद, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। न्यूज़ कैफ़े में हम T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बात कर रहे हैं। बासित शौकत हमारे साथ मौजूद हैं, एक एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं। तो बासित भाई, हम वक्फे से पहले ये बात कर रहे थे कि जो एशियन टीम्स हैं, है ना, इस वक्त 5 टीमें हो गई हैं, पहले कभी सिर्फ 2-3 टीमें हुआ करती थी। बिल्कुल। तो इनके पास कितना एज है इस T20 वर्ल्ड कप में अच्छा खेलने का और वर्ल्ड कप जीतने का? देखिए कंडीशंस देखी जाए तो बिल्कुल एशिया टीम को सपोर्ट करती हैं, जिसमें अभी मैं एक नाम लेना भूल गया, मैंने फेवरेट्स की बात की थी, बांग्लादेश का नाम नहीं लिया। बांग्लादेश अच्छी टीम है, ठीक है, कल वो श्रीलंका से हार गई है, लेकिन उन्होंने अभी अपने होम ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया को बहुत बुरी शिकस्त दी है, उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया है।
तो अभी वो इस कंडीशन में शायद अभी यूज टू नहीं हुए हैं, लेकिन अभी मैचेस बहुत बाकी हैं। तो बांग्लादेश भी एक ऐसी अच्छी एशियन टीम है जो कि क्वालिफाई आगे कर सकती है अगर अपने बाकी 2 मैच वो अच्छा समझ के खेलें, प्लान के साथ खेलें, क्योंकि उनके पास शकीबुल हसन है। ये वही शकीबुल हसन है जिसने वर्ल्ड कप में अब सबसे ज़्यादा विकेट्स ले लिए, अफरीदी को पीछे छोड़ दी है। तो टीम बांग्लादेश की भी अच्छी है। फिर उसके बाद हमारे पास श्रीलंका की जैसे बात की, बहुत आउटस्टैंडिंग टीम है, बहुत अच्छा खेल रही है, वो भी बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अफगानिस्तान, जिसने अभी ग्रुप प्रैक्टिस मैच में वेस्ट इंडीज को बहुत बुरी शिकस्त दी है। क्यों शिकस्त दी है? एक तो उनके बैट्समैन भी अच्छे, फिर उनके पास T20 का बेस्ट स्पिनर राशिद खान है, और जो ऑन अ गिवन डे एक ओवर में 3-4 विकेट्स लेने की सलाहियत रखता है। और ये फ्रेंचाइज क्रिकेट से ये जो अपना जितने भी लीग्स वगैरह हो रही होती हैं, इनमें बड़े आजमाए हुए अफगानी प्लेयर हैं, इन्होंने अच्छा परफॉर्म करके अब दुनिया के सामने अपनी जगह बनाई हुई है। बिल्कुल, और ये इसी से तो 2-3 प्लेयर्स से ही उनकी वेटेज बढ़ जाती है अफगानिस्तान की, कि ऑन द गिवन डे किसी टीम के खिलाफ भी वो ना सिर्फ आउट करने की सलाहियत, क्योंकि बैटिंग भी बड़ी अच्छी है। तो अफगानी भी बड़े मोटिवेट लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, और पाकिस्तान को वो तंग भी कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से भी खेलना है। जबरदस्त। अच्छा, वापस आते हैं न्यूजीलैंड की टीम के हवाले से बात करते हैं कल के मैच के बारे में। न्यूजीलैंड की टीम को पाकिस्तानी टीम से मतलब वो कहाँ दुश्वारी जो है ना उसका सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक तो जो उनके जो विकेट्स हैं, जहाँ वो क्रिकेट खेलते हैं, वो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं पाकिस्तान की विकेट्स के, और सर ये यूएई की जो विकेट्स हैं इनके हिसाब से। अच्छा, हमारे पास जो बॉलर्स हैं, हमारे जो स्पिनर्स हैं, ये किस हद तक उन्हें टेंशन में डाल सकते हैं, और हमारे बैट्समैन उनके बॉलर्स को कितने यहाँ पे दूसरी विकेट्स पे मतलब कितना अच्छा खेल सकते हैं, इस बारे में अपनी राय जो है ना वो दें। देखिए, मैं पहले भी कहा कि वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड को एज था। ठीक है, न्यूजीलैंड और यहाँ का फ़र्क है, लेकिन न्यूजीलैंड थोड़ा पहले दुबई में आ गई थी, और आपको पता है कि ये एक प्रोफेशनल टीम है जो कि ना सिर्फ अपने वहाँ पे खेलने की सलाहियत रखती है, किसी भी पिच पे अच्छा खेल सकती है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश में भी अभी सीरीज़ खेली है, और उसको फिर पाकिस्तान आना था, तो उसको रिसेंट तजुर्बा है कि सब कॉन्टिनेंट्स की पिचेस कैसे होती हैं, क्योंकि यूएई की पिचेस भी ऑलमोस्ट वैसे ही है, थोड़ा सा टर्न लेती है। ठीक है, तो वर्क करके आए होंगे। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान पहले इससे नीचे था, लेकिन कल का जिस तरह पाकिस्तान जीता है, जिस तरह पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस हाई हुआ है, तो मैं समझता हूं कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का अगर कल हम मैच देखें 70-30 है, 70% पाकिस्तान का चांस है कि वो जीत सकती है। क्यों? क्योंकि जिस तरह हमारे कल ओपनर्स खेले हैं, जिस तरह उन्होंने सिंगल डबल किए हैं, स्ट्राइक को रोटेट किया। देखें, T20 छक्के चौके का गेम नहीं है। वेस्ट इंडीज का क्या हाल हुआ? वो सोच रहे थे कि हर बॉल पे छक्का मारेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। आप एक ओवर में एक चौका मार दें, एक छक्का मार दें, बाकी सिंगल डबल, एक चौका 5 आपने रन ले लिए, 9 रन हो गए। और किसी का आप देखें 180 रन, अगर 9 को हम 20 से मल्टीप्लाई करें 180 बनते हैं। टीमें 180 भी नहीं कर पाती है, कोई 160 पे आउट हो रहा है, कोई 150 पे आउट हो रहा है। तो अगर एक मेथड से जाएंगे, समझ के जाएंगे, सोच के जाएंगे, फिर पाकिस्तान के पास जिस तरह से एक अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, उसके बॉलर शुरू में 2-3 विकेट अगर ले लेते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, फिर उसका स्पिनर अच्छा है, बैक में हमारा हारिस रऊफ इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। अगर बैटिंग की बात करें, ओपनर के बाद फखर जमान, उसकी तो बैटिंग ही नहीं आई, वो कितना अच्छा खेलता है। हफीज है, मलिक है, फिर आसिफ अली, वो भी 3-4 छक्के अगर लगा दे तो देखा जाए हमारी टीम बड़ी अच्छी मजबूत नजर आ रही है, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कल न्यूजीलैंड को आराम से हरा सकती है। इंशाल्लाह। अच्छा, पहली जीत जो होती है, जैसे पाकिस्तान मैच जीत चुकी है पहला, तो ये एक मोमेंटम जो है वो बन जाता है, और वो पहली जो जीत है, वो कामयाबी है, वो आपको अगली कामयाबियों में कितनी मददगार साबित होती है? काफी हद तक 50% इसका इम्पैक्ट आता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा आपका एक बैरियर क्रॉस हो जाता है। पहला मैच ही आप जीत जाएं, और पहला मैच कोई आप ऐसी वैसी टीम से नहीं जीते, आपने नमीबिया को नहीं हराया, आपने स्कॉटलैंड को नहीं हराया, आपने इंडिया को हराया है, जो कि वर्ल्ड कप से पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमारे प्लेयर ये हैं वो हैं। एक पता नहीं वो कोई फॉर्मर ऑफ स्पिनर है इंडिया के, वो कह रहे थे हमारे शुएब अख्तर, जो कि क्रिकेट का बादशाह जिसे कहेंगे, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, 100 मील किया, उसको कह रहे थे छोड़े जी, इंडिया को वॉक ओवर कर देना चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ क्या खेल रहा है। उसने कहा सब्र करो, सब्र करो, 20 ओवर फेंके जाने हैं, 20 ओवर करे जाने हैं, ग्राउंड में मैच होने दो, फिर आपको बताएंगे। तो कल उनकी क्या इज्जत रह गई, क्योंकि हम बड़े बोल कभी नहीं बोलते इंशाल्लाह, और अल्लाह ने जिस तरह हमें कल इज्जत से सुरखरू किया है, जिस तरह 10 विकेटें हराई हैं, आई थिंक वो सारी जिंदगी अब ऐसी बातें नहीं करेंगे। ऐसी बातें अच्छे खासे ऐसे मैचेस हैं जो उनको, जो इंडियन क्रिकेट टीम है, उनको ख्वाब में भी नजर आते होंगे। हमारे खिलाड़ी हैं, शुएब अख्तर है, शाहिद अफरीदी हैं,
इजाज हैं और पता नहीं जी, वो वर्ल्ड कप की बात हो रही थी। वर्ल्ड कप में जो है ना पहला मैच नहीं आ रहे वो, बल्कि एक मैं जोक भी पढ़ रहा था कि इनको ये क्या कहते हैं आफरीदी बड़े याद रहेंगे। पहले इन्होंने आफरीदी, वो हमारा जिसने अश्विन को आखिर में 2 चौके लगा के एशिया कप जीता, और कल हमारा एक वो फिर शाहीन आफरीदी आ गया। उसने जिस तरह शुरू में इनके उड़ाए हैं, जिस तरह ये कहते थे रोहित हमारा बहुत बड़ा प्लेयर है, फिर राहुल की भी बड़ी बात थी, उसको जिस तरह आउट किया, फिर उसने कोहली को भी तंग किया रखा। कोहली तो ठीक है, वो मेंटली इतना स्ट्रांग है, टीम को लेके चला, उसने 50 कर दी, लेकिन जिस तरह उसने तंग किया शुरू में, वही उनकी कमर तोड़ के रख दी। अच्छा देखें, आउट करना वो बॉलर जो हैं वो आउट करते ही हैं, मगर इतने अच्छे बैट्समैन जो है, जो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, उनको आके इस तरह आते ही साथ मतलब एलबीडब्ल्यू करना, क्लीन बोल्ड करना, ये एक बड़ी बात होती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात होती है। इससे अंदाजा होता है कि हमने कितना अच्छा वर्कआउट किया हुआ था, क्योंकि देखें पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया पूरे प्लान से चल रहा है। उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखी है अपनी क्रिकेट में, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट। उन्होंने राहुल द्रविड़ को लगाया हुआ, भी यही सुनने में आ रहा है कि आफ्टर दिस शास्त्री के बाद द्रविड़ कोच आएंगे, उन्होंने कैप्टन को भी चेंज करना, उनकी नजर आगे है, उनका सिस्टम बड़ा मजबूत है, बड़ा तगड़ा सिस्टम है। और हमने अपने एक छोटे से सिस्टम में रहते हुए, जिस तरह उखाड़ पिछाड़ हमारी टीम में भी हुआ था, किस तरह से हमने इंडिया को हराया है, तो इसमें पूरी पूरी दाद पाकिस्तानी टीम को देनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है, थैंक यू सो मच बासित साहब, आप तशरीफ लाए, और यकीनन इसी बात के साथ इख्तिताम की तरफ जाएंगे कि पाकिस्तानी टीम को ये जो जीत वाला एक मोमेंटम है, इसको बरकरार रखना है और इसी तरह अच्छा खेलते रहना है, मुस्बत सोच के साथ, सख्त मेहनत के साथ। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है यही पाकिस्तानियों को खुशियां दे सकती है। उसके अलावा हमारे पास फिलहाल महंगाई और सिर्फ मसाइल ही हैं जिनका सामना कर रहे हैं हम लोग। और इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए फ़हीम अब्बास को, 19 कैफे टीम को दें इजाजत। कल तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।